हाँ, नहीं तो ये सवाल बनाओ। ये देखो क्या कह रहा, सवाल पढ़ो और आंसर करो। A block of mass m is on horizontal slab of mass m, which is moving horizontally and executing SHM. The coefficient of static friction between block and slab is m. If the block is not separated from slab, then determine the angular frequency of oscillation. इसको इसके साथ चलाने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। इसी पर एक सवाल लास्ट वाली क्लास में कराए थे। टाइम पीरियड बताओ इसका क्या होगा? सोचो जब ये एसएचएम कर रहा होगा तो इसके अलग होने के सबसे ज्यादा चांस कहां होंगे? एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा होगा। अगर वहां अलग नहीं हुआ तो अलग होने से बच जाएगा। क्लियर है ना? तो वहां अलग होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? जब ये एक्सट्रीम पर होगा तो इस एम वाले ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? अरे फोर्स कितना, एसएचएम वाला फोर्स कितना लग रहा होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ना। अरे क्लियर है? तो मास कितना, मास एक्सेलरेशन कितना, ए ओमेगा स्क्वायर। ये लेस देन किसके होना चाहिए? म्यू एम जी से। तो हो तो गया एम ए ओमेगा स्क्वायर। तो क्या कट जाएगा भाई? क्या कट जाएगा? एम से एम कट जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या जाएगा? अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई ए। ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई ए। तो कौन सा आंसर हो गया? सेकंड। चलो बहुत बढ़िया। इसी तरह का एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं टू ब्लॉक सिस्टम। क्या बोलते हैं भाई साहब? टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम कहता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि अगर मान लो हम तुमसे कहें कि एक डिब्बा ये है, ये एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग से एक डिब्बा और लगा हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट है के। स्प्रिंग कांस्टेंट के। हम कह रहे हैं कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और ये दोनों एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखे हुए। अगर इसमें से हम किसी को भी कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो क्या दोनों साथ में एसएचएम करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा संभव है कि एक एसएचएम करे और एक ना करे? नहीं। करेंगे तो दोनों करेंगे। तो जो दोनों एसएचएम करेंगे, इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा कि अलग अलग? सोचो, मास अलग अलग है, टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा कि अलग अलग? सोच लो, सोचो, ध्यान से सोचो। जब ये एक्सट्रीम पर जाएगा, एसएचएम कराओगे ना, जब ये एक्सट्रीम पर जाएगा तो ये भी एक्सट्रीम पर जाएगा। बिना उस कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं। लग रहा है? नहीं। सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा। तो ये संभव कब होगा? जब दोनों में थ्रू आउट मोशन कभी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो वो संभव कब होगा? जब दोनों एक साथ मीन पोजीशन पर आएंगे और जब दोनों एक ही साथ एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएंगे, तभी ये संभव है। अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो क्या लिखोगे? टी बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के। रिड्यूस्ड मास याद है? अरे पढ़ा था यार। तो म्यू बराबर वही आ जाता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस। अरे क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? जैसे मान लीजिए हम आपसे एक सवाल कहें कि एक सीधी लाइन है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है 3 kg का, इससे एक स्प्रिंग जुड़ी है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है 2 kg का और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 Nm/मीटर, और हम आपसे पूछे टाइम पीरियड बताइए, तो क्या लिखेंगे?
2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, m की जगह 3, 3 × 2/3 + 2, तो कितना हो जाएगा 6/5 k का वैल्यू कितना है 100। इसी सवाल को एक और तरह से पूछा जाता है, रहेगा ये आपके पास 6 kg है, ये आपके पास 3 kg है, और ये आपके पास 2 Nm है। कहा गया टाइम पीरियड बताइए, कुछ अलग नहीं होगा, सेम वही। टी बराबर क्या, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m की जगह क्या लिखोगे 3 × 6/3 + 6। अरे क्लियर है, म्यू बराबर हो जाएगा 3 × 6/3 + 6, तो 18/9 बराबर कितना हो गया 2, तो 2/2। अरे क्लियर है, म्यू बाई के ना कट गया, तो टी बराबर कितना आ गया 2 पाई खाली टाइम पीरियड पूछा जाएगा ऐसे सवाल में। तो क्लैरिटी, इस तरह के सवाल बना पाओगे। चले आगे बढ़ा जाए, यस चलो बहुत अच्छा। हाँ अब Nm/m, यस। अब इसके बाद अगला हिस्सा आ जाता है हमारे पास, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, हो गया था, सीरीज पैरेलल हो गया था, हाँ बहुत बढ़िया, गुड जॉब। कुछ सवाल ववाल बनाए थे, ये बनाओ 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 बनाओ। As shown in the figure, two light springs of force constant K1 and K2 oscillates a block of mass m. Its effective force constant, क्या दोनों सीरीज में जुड़े हैं, अच्छा बहुत अच्छा। ये बताओ टाइम पीरियड, अरे दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है ना, क्या होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k ना, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा K1 + K2। अच्छा ये बता पाओगे, आ ही जाएगा ये भी। हाँ भाई, ऊपर वाले दोनों कैसे हैं पैरेलल में, नीचे वाला सीरीज में, तो के इक्विवेलेंट पूछा है क्या, तो क्या होगा कौन सा, सेकंड, सेकंड यस। अरे 2 K1 हो गया और K2 हो गया, थर्ड, 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 सेकंड की थर्ड, अरे गधे, ये 1/k इक्विवेलेंट है भाई, ये 1/k इक्विवेलेंट है, ऐसे छोटी छोटी जगहों पे खेल जाएगा, निपट जाओगे गधेड़ो, कुछ भी। ये बताओ, two springs of constant k and 2k are connected to a mass as shown below. The frequency of oscillation of the mass, दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है पैरेलल ना, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3k, तो कितना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी थर्ड वाला, अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताओ, हाँ 1:2, ये कल करा दिए थे क्या, अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताओ, periodic time of oscillation T1 is obtained when the mass is suspended from, when a mass is suspended from the spring. If another spring is used with same mass, then periodic time of the oscillation is T2. Now, if this mass is suspended from series combination of above spring, then calculate the time period. निकालो टाइम पीरियड क्या होगा। कह रहा कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इससे हमने लटकाया है एक मास m, फिर एक दूसरा स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, इससे हमने लटकाया है दूसरा मास, और फिर एक तीसरा स्प्रिंग है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, ये K1 है, ये K1 है, ये K2 है, इससे लटकाया मास m। बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा इसका, अगर इसके एसएचएम का टाइम पीरियड T1 है, इसका T2 है, तो इसका बताना है T क्या होगा, बताओ। Now, if the mass is suspended from the series combination of above spring, then calculate the time period. तीनों में मास सेम है,
निकालो, कैसे निकालोगे फिर? हम्म। हम्म। ठीक। हो गया। हाँ, बना? कितना? गुड जॉब, बहुत सही। खाओ। नहीं बना? नहीं, लग तो नहीं रहा। क्या बना? बोल, क्या बना? हाँ, मैं गधा हूँ। के टर्म में क्यों ले आ रहे हो आंसर? टी के टर्म में आएगा ना भाई। तुमको तो यार T1 T2 है ना। अरे 1/K इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे? 1/K1 + 1/K2 लिख सकते हो। अबे K1 K2 की वैल्यू डाल दो यार। K1 K2 की वैल्यू डाल दो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई √m/K। हम कह रहे हैं स्क्वायर करो। स्क्वायर करो तो क्या लिखोगे? T² डिवाइडेड बाई 2 पाई 4 पाई² m। यही तो लिखोगे। ये किसके बराबर है? के की 1/K? 1/K उठा के रखो तो के इक्विवेलेंट रखोगे तो क्या मिलेगा? टी इक्विवेलेंट का स्क्वायर, और यहाँ क्या, 4 पाई² m। K1 रखोगे तो क्या? T1² / 4 पाई² m। और यहाँ पे क्या? T2² / 4 पाई² m। सब कट जाएगा। तो टी इक्विवेलेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू T1² प्लस T2²। समझे? नेता कुछ पल्ले पड़ा? क्या भाई? कुछ थोड़ी कर रहे हैं यार, सिंपल साधारण सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ये बताओ, ये बताओ। कह रहा है इनफाइनाइट स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट के, 2K, 4K, 8K रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैलकुलेट द इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। क्या आ रहा है? हाँ, 2/K कि K/2? क्या लिखोगे? सीरीज में जुड़े हैं ना? अरे सीरीज में जुड़े हैं ना? तो 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/K +1/2K +1/4K ना, +1/8K एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। हम कह रहे हैं 1/K कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज बन गया जीपी का, जिसमें आर की वैल्यू है 1/2। अरे है ना? और ए बराबर है तुम्हारे पास 1। सबके ऊपर क्या है? 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला होता है 1/K A/1 - R। A/A - R। ए का वैल्यू कितना है? हाँ, A - R होता है भाई। A/1 - R, 1 - R, ठीक। A/1 - R 1/K। ए का वैल्यू कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रेशियो कितना है? 1/2। तो क्या 1/2 बचेगा? ये 2/K हो जाएगा। 1/K इक्विवेलेंट बराबर, तो अपने को चाहिए क्या था? के इक्विवेलेंट। तो किसके बराबर हो गया? K/2।
इस तरह के छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। बड़ी समस्या रहती है इसमें, कटिंग ऑफ स्प्रिंग में। मान लीजिए हम आपसे कहें कि आपके पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इसको हम तोड़ दिए हैं दो पार्ट में, m/n में। क्या भाई साहब, m/n में, 3 में, 10 में, कहीं भी तोड़ दे। m/n में दो पार्ट में तोड़ दिए। सवाल में हर बार यही होगा कि दो पार्ट में तोड़ के या तो सीरीज में जोड़ दिए हैं या तो पैरेलल में। अरे क्लैरिटी है? तो अगर हम दो पार्ट में तोड़ने के बाद इनका k क्या होगा ये निकाल पाए तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा ये बताइए कि अगर हम कहें कि ये स्प्रिंग कनेक्टेड है और यहां पर हम कोई F फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या थ्रू आउट फोर्स F ही रहेगा? रहेगा ना? तो F बराबर क्या होता है, kx। क्या होता है? तो ये मानकर चलिए कि अगर आप स्प्रिंग काट भी देंगे तो भी स्प्रिंग उतना ही फोर्स सरवाइव कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती है। तो होता क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन में या आपसे लिखा जाएगा k इंटू एक्स बराबर क्या, कांस्टेंट। स्प्रिंग छोटी होगी मतलब लेंथ घटेगा, लेकिन k इंटू एक्स कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, तो k बढ़ेगा तभी तो। अरे बात समझ रहे हैं? जब लेंथ छोटा होगा तो k बढ़ेगा, और जब k छोटा होगा तो लेंथ बढ़ेगा, और उन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना? तो अब देखिए, इसको हम दो टुकड़े में कर दिए, तो एक टुकड़े का रेशियो बना m का और दूसरे टुकड़े का रेशियो बना n का। इसका हो गया k1 और इसका हो गया k2। तो k1 जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है m प्लस n अपॉन m इंटू k, और जो k2 लिखा जाता है वो लिखा जाता है m प्लस n अपॉन m इंटू k। ये k1 k2 हो गया। अब मेरी इच्छा मैं इन दोनों को सीरीज में जोड़ दूं, पैरेलल में जोड़ दूं। क्लियर है? एक बार तुम जरा इन दोनों को सीरीज में जोड़ के देखो, देखो k आ रहा है क्या? हाँ? कहा n ही है? अरे गलती से लिख दिया भाई, n ही है। हम कह रहे हैं एक बार दोनों को साथ में जोड़ के देखो, क्या तुम्हारे पास k1 प्लस k2 फिर से k आ जा रहा है? सीरीज में जोड़ के देखो, इन दोनों को सीरीज में जोड़ के देखो, क्या यही आ जाएगा सेम? अरे पलट जाएगा यार, ऑब्वियस सी बात है। डिनोमिनेटर में m प्लस n कॉमन हो जाएगा, और ऊपर m+n जुड़ेगा तो 1/k ही तो बचेगा। तो मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही है। अब जैसे मान लो हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? तुमने इसके 3 हिस्से कर दिए, तुमने इसके 3 हिस्से कर दिए। किस रेशियो में तोड़ा है? 2:3:4 के रेशियो में। क्लियर है? 2:3:4 के रेशियो में। तो सबका के बताओ। तो जब तोड़ दिए तो अब ये के रह जाएगा कि k1, ये k2, ये k3। तो जब तुम k1 लिखोगे तो सबको जोड़ दो, 3 तो 5 4 9, k1 डिवाइडेड बाई 2, 9k डिवाइड बाई 2, 9k डिवाइड बाई 2। k2 क्या लिखोगे? 9k डिवाइडेड बाई 3। k3 क्या लिखोगे? 9k डिवाइडेड बाई 4। अब मेरी इच्छा, मैं इसको काट के सीरीज में जोड़ना है सीरीज में जोड़ लूं, पैरेलल में जोड़ना है पैरेलल में जोड़ लूं। यही है कटिंग ऑफ स्प्रिंग, और कुछ नहीं। अब देखो सवाल, देखो क्या कह रहा। वन बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम स्पाइरल स्प्रिंग ऑफ लेंथ L, spring constant k and has time period t. Now the spring is divided into two equal parts which are joined in parallel and the same body is suspended from this arrangement. Then determine the new time period. नया टाइम पीरियड क्या होगा? हाँ भाई, t/2। हाँ बढ़िया। कैसे बनाओगे? बोलो बोलो बोलो। क्या भाई, एक स्प्रिंग देख लें, दो बराबर हिस्से में तोड़े हो ना, 1:1। इक्वल का मतलब 1:1 ही तो हुआ भाई। तो ये बताओ, स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना था के, और टाइम पीरियड कितना था टी। तो अभी भी के ही रहेगा कि बदल जाएगा? कितना हो जाएगा?
अरे 2k, K2 भी कितना हो जाएगा 2k। दोनों कैसे जुड़े हैं, दोनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में। अगर दोनों पैरेलल में जुड़े हैं तो क्या होगा, ये भी 2k, ये भी 2k, और भाई साहब मास वही m। तो टाइम पीरियड कितना t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई 4k। यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, 2 बाहर कर लो। और ये तो पुराना वाला टाइम पीरियड रहा होगा। तो जो t फाइनल आया है वो किसके बराबर आया है, t/2k। बहुत आसान चैप्टर है भाई, ये बहुत आसान चैप्टर, बस बैठ के पढ़ते चले जाओ। अगला सवाल, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, द स्प्रिंग इज k when divided, what when it is divided into n equal parts, then what is the spring constant of one part। n बराबर पार्ट्स में तोड़े हो तो क्या होगा, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ वन पार्ट। n बराबर पार्ट में तोड़े हो तो ऊपर तो सब जुड़ेगा, तो वो तो n ही हो जाएगा, और नीचे उस हिस्से का तो बराबर पार्ट है तो वन ही हुआ ना। अरे भाई, क्या जी क्या जी। मान लो एक स्प्रिंग था, एक स्प्रिंग था, हम क्या किए, इसको 3 बराबर पार्ट में तोड़ दिए ऐसे। अरे क्लियर है, 1:1:1:1, 4 पार्ट में तोड़ दिए। तो बताओ क्या लिखोगे, K1 क्या लिखोगे, 1 2 3 4, 4k/1, 4k लिखे ना। तो यहां भी क्या होगा, n k। बराबर पार्ट में तोड़े हो ना, नहीं आया। अरे यार कितनी सिंपल सी बात है यार। ये बताओ, mass m is suspended from a spring of force constant k, spring is cut into 2 equal parts, and same mass is suspended from it, the new frequency will be। सेम सवाल है यार, स्प्रिंग कांस्टेंट, टाइम पीरियड आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड आधा तो फ्रीक्वेंसी डबल, खत्म। पिछला वाला सवाल ही तो है। अरे हम करें क्या, लगा दो सर। न्यू इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k/m। जब बराबर पार्ट में तोड़ दिए हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया है, बराबर पार्ट में तोड़ दियो तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, इसका भी 2k। जोड़ो कैसे हो, सीरीज में कि पैरेलल में। तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या, 4k/m, ये न्यू डैश। तो न्यू डैश कितना, 2 बाहर आ गया तो 2 न्यू। और वैसे भी टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू यार। फ्रीक्वेंसी, अगर टाइम पीरियड आधा हुआ तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। पिछले सवाल में तो टाइम पीरियड आधा हुआ था। ये बताओ, a spring force constant k is cut into length of ratio 1:2:3, they are connected in series, the new force constant is k dash, then they are connected in parallel, the new force constant is k double dash, the k dash into k double dash। k dash को तो भाई सीरीज में जोड़ी दिए तो k dash को तो हम k ही लिख लें, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अरे भाई स्प्रिंग को तुम 10 हिस्से में काटो और फिर से सीरीज में जोड़ दो तो k ही रहेगा ना, सीरीज में तो कोई चेंज ही नहीं होगा कि होगा। अरे एक स्प्रिंग लिया, उसका 2 टुकड़ा किया, फिर दोनों को जोड़ दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो उतना ही रहा ना, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज कहां होगा, पैरेलल में। भैया इसका पहले टुकड़े का K1 होगा कितना, 3 2 5 1 6, 6k, K2 कितना होगा 3k, और K3 कितना होगा 2k। हाँ भाई क्या, k डबल डैश कितना हो जाएगा 11k। तो k डैश अपॉन k डबल डैश क्या होगा 1/11। एक लाइन का सवाल था, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। समझ आ रहा है। नेक्स्ट वन इज एनर्जी इन स्प्रिंग। अच्छा सोचो एक सवाल अगर हम तुमसे पूछे, हम कहें भाई देखना, ये गोला है, इसमें से एक बॉल लगी हुई है, फिर यहां पर एक और बॉल लगी हुई है।
ये इसका K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K2 है। इस बॉल का मास है M1, इस बॉल का मास है M2। टाइम पीरियड बताओ। अगर किसी भी तरफ कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो एसएचएम करेगा ना, तो क्या लिखोगे टाइम पीरियड? के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2। पैरेलल में कनेक्टेड है, तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? K1 प्लस K2। अच्छा, यहां पे मास 2 है, 2 मास आ गया तो क्या, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? रिड्यूस्ड मास ना। हाँ, तो म्यू, तो म्यू बराबर क्या लिखोगे? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाई के की म्यू बाई के। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के। हो गया, डन, सेटल्ड। हाँ भाई बताओ, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? चले आगे बढ़े, चले आइए अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला हिस्सा है आपका एनर्जी इन स्प्रिंग। सुने हैं एनर्जी इन स्प्रिंग? देखिए भाई, मान लीजिए हम आपसे कहें कि आपके पास ये एक सिस्टम है जहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k। तो ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा, अरे कर रहा होगा ना। तो भाई साहब, स्प्रिंग फोर्स का नाम सुने हैं कि नहीं? अरे स्प्रिंग फोर्स का नाम सुने हैं, और एसएचएम वाले फोर्स का भी नाम सुने हैं। मान लीजिए हम आपसे कहे कि दुनिया में कहीं एसएचएम हो रहा है प्लस ए और माइनस ए के बीच में। हाँ भाई, क्या कहा मैंने? दुनिया में कहीं एसएचएम हो रहा है प्लस ए और माइनस ए के बीच में। एसएचएम तो ऐसे ही होता है। तो जो फोर्स लगता है एसएचएम का फोर्स, वो कितना होता है? माइनस के एक्स। के क्या है? एसएचएम कांस्टेंट। के क्या है? और ये फोर्स हमेशा किस नेचर का है? रीस्टोरिंग। ये के स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, याद रख लेना। ये के क्या है? एसएचएम कांस्टेंट। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये स्प्रिंग फोर्स नहीं है, इसी वजह हम स्प्रिंग हटा दिए, पता चला स्प्रिंग स्प्रिंग जोड़ने लग गए। तो एफ आर बराबर क्या हो गया? माइनस ऑफ के इंटू एक्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसमें रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा माइनस ऑफ के इंटू एक्स। अरे बात समझ रहे हो? तो जो वर्क परफॉर्म हो रहा होगा वो कितना? माइनस ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे, मान लो 0 से लेके एक्स तक, तो कितना हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे होगा ना, माइनस में। जितना वर्क डन होता है, ये जो फोर्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स का, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। रीस्टोरिंग फोर्स कैसा? कंजर्वेटिव। बस वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बात समझ रहे हो? तो जो तुम्हारे पास वर्क डन निकल कर आया, इसको क्या तुम डेल्टा यू लिख सकते हो? यू इनिशियल को तुमने माना 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर हम क्या मान के चलते हैं? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिल गया भाई? यू डेल्टा यू बराबर क्या हम +1/2 के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। क्यों लिखे? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है। तो यहां क्या हो गया? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो u बराबर हो गया u नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2। हमने मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी है? 0। ऐसा हो ये जरूरी नहीं। तो याद रख लेना, अगर कभी भी एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यू नॉट के टर्म में दिखे, तब भी समझ जाना कि तुम किसकी बात कर रहे हो? एसएचएम की। किसकी बात कर रहे हो? एसएचएम की। जनरली हम मान लेते हैं कि इफ यू नॉट बराबर 0, इफ यू नॉट बराबर 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? के एक्स स्क्वायर बाई 2। यू नॉट 0 होने का मतलब क्या है? कहां पोटेंशियल एनर्जी कहां 0 माने हो? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 0। अरे क्लियर है भाई? तो u बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास? के एक्स स्क्वायर बाई 2।
U बराबर के एक्स स्क्वायर बाई 2। अब सोचो काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या 1/2 mv² होता है। और अगर तुम ध्यान दो तो एक फॉर्मूला था v² बराबर क्या भाई, बताओ क्या फॉर्मूला था, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पता नहीं सर, ऐसा फॉर्मूला तो हमने कहीं देखा ही नहीं था। और एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकते हो, यहां के स्प्रिंग कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट है, अरे क्लैरिटी है ना, हाँ। तो के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारे पास हो गया काइनेटिक एनर्जी। अच्छा टोटल एनर्जी का बात करोगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितना आ गया जी, 1/2 के ए स्क्वायर। अरे क्लियर है। अच्छा जब भी कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम करता है तो एक बात पढ़े होगे क्या, कि एक्स जो होता है वो ए साइन ओमेगा टी के बराबर होता है, पढ़े हो, एक्स बराबर क्या, ए साइन ओमेगा टी। चलो पहले इसको पूरी तरह से खत्म कर लेते हैं। ये बताओ अगर हम ग्राफ खींचें किसके किसके बीच का, एनर्जीज के बीच का, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्या पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा भाई। टोटल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी का पैराबोला ऊपर खुलेगा और काइनेटिक एनर्जी का पैराबोला नीचे खुलेगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में एक्स के साथ क्या है, माइनस। अरे क्लैरिटी है, क्लियर है, यस बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये आपके पास ग्राफ हो गया। अब इसके बाद अगले हिस्से पर चलें। क्या देखे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या देखे हैं, यू बराबर, बोलो बोलो बोलो, हाफ के एक्स स्क्वायर। यू बराबर क्या देखे हो, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी लिख सकते हो। तो u बराबर एक्स की जगह के, एक्स की जगह क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अरे क्लियर है क्या, यहां से हमने क्या कर दिया, 1/2 को बाहर कर दिया, इधर क्या हो जाएगा, बोलो ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर को बाहर कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो गया, 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अरे क्लैरिटी है, बहुत बढ़िया भैया। अब ध्यान दो, अगर हम तुमसे कहें, क्या कहें, कि तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी है, ग्राफ खींचो, तो क्या टोटल एनर्जी का ग्राफ खींच पाओगे, देखो टोटल एनर्जी खींचोगे तो क्या बनेगा, बोलो बोलो बोलो, हाफ, अरे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हट जाएगा ना, हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर। अरे पक्का है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब बताओ, अब बताओ भाई, ग्राफ ड्रॉ करें तो काइनेट टोटल एनर्जी का तो पहले ग्राफ सीधा खींच दें, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। साइन का ग्राफ क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या है, साइन स्क्वायर, साइन का ग्राफ याद है, नीचे जाता है ना, स्क्वायर का सब ऊपर आ जाता है। अरे क्लियर है, नीचे नहीं जाता ग्राफ, ऐसे चलता है। अरे क्लियर है, ये तुम्हारे पास किसका हो गया, साइन का, साइन स्क्वायर का ग्राफ होता है, कंटिन्यूअस होता है। कई बार हमको लगता है कि इसको ऐसे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। अच्छा इसके बाद अगर तुम खींचोगे पोटेंशियल एनर्जी का तो सॉरी काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का कैसा आएगा, कॉस स्क्वायर है तो ऊपर से शुरू होगा, ये चलेगा,
ये तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का होगा। ये तुम्हारे पास, हाँ भाई क्या, हाँ डीएनए जैसा। ओ, ये तुम्हारे पास हो गया काइनेटिक एनर्जी का, ये तुम्हारे पास हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, और ये वाला कौन सा हो गया, टोटल एनर्जी का। अब छोटे छोटे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। फाइंड द टाइम व्हेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। कब होगा? वो समय बताओ जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। याद रहना चाहिए भाई ये सब। फाइंड द टाइम व्हेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। बताओ कब होगा? T/8 पर। हाँ भाई क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 k² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k² साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो क्या लिखोगे? 1/2 k² साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/2 k² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। 1/2 k² से 1/2 k² कट गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब tan ओमेगा टी बराबर +-1। तो ओमेगा टी बराबर π/4। अरे क्लियर है? π/4। क्या बस केवल π/4 सॉल्यूशन है? अरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ना इसके। क्या अगला क्या? 3π/4। π/2 प्लस π/4 कितना होगा? हर क्वाड्रेंट में आएगा ना भाई। 3π/4, 5π/4, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, चलता रहेगा। 7π/4 ऐसे चलता रहेगा। अरे क्लियर है? पल्ले पड़ रहा है? जनरली पूछा जाता है पहली बार, तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो? 2π/t इंटू टी बराबर π/4। पाई से पाई कट जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा? t/8। अरे बात समझे? कोई कठिन बात नहीं है। बताओ एम्पलीट्यूड क्या होता है उस समय? एम्पलीट्यूड बताओ। a/√2। सोच लो। what will be the amplitude when the energy, what will be the position, amplitude तो यही रहेगा, what will be the position। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, find the position when कौन कौन बराबर हो जाए? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पोजीशन निकालना है तो क्या लगाओगे? कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? पिछला वाला ना। पोजीशन एक्स निकालना है ना यार। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखे? 1/2 kx² a² - बराबर कितना? 1/2 kx²। क्या इससे ये कट जाएगा? तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 2x²। तो x बराबर +-a/√2, +-a/√2। समझ गए? एक सवाल बनाओगे? लिखो। फाइंड, पहले इसको नोट कर लो। एनर्जी लिख लो। एनर्जी इन एसएचएम। पीछे तो खाली सवाल ही था। कटिंग ऑफ स्प्रिंग लिखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग तक तो करा दिया था। सवाल डाल देना, कटिंग ऑफ स्प्रिंग लिख लो। कटिंग ऑफ स्प्रिंग लिख लो। हाँ भाई क्या चीज? अच्छा 2 ब्लॉक सिस्टम भी है पीछे, हाँ। टू ब्लॉक सिस्टम परफॉर्मिंग एसएचएम।
आगे कर दे भाई। और आगे ना। हाँ भाई। हो गया। चले आगे पंडित जी। दोनों छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, याद कर लेना। याद तो हो ही जाएगा, क्या है इसमें। दो चार सवाल लगाओगे सब अपने आप याद हो जाएगा। सवाल बना रहे हो कि नहीं तुम लोग यार? तो मोर देन 50% लोग ऑनलाइन स्विच कर गए हैं अपनी तैयारी लेकर। हाँ, कह रहा हूँ 50% लोग ऑनलाइन स्विच कर गए हैं अपनी तैयारी लेकर। अगला स्लाइड। फिर। हाँ, नहीं होगा, दो चार का होगा, ऐसी बात नहीं है कि होगा ही नहीं एकदम। बट वो एक दो तीन बस, इसके ऊपर नहीं जाता। रात रात में मुझे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, सर मंजिल कर ले, हो जाएगा? हाँ, एक बैच लॉन्च किए हैं मंजिल, वन शॉट का एक बैच। हाँ 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 हाँ, यहीं से। हाँ, सब बिल्कुल बेटा, पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, पढ़ तो लो। हाँ, बहुत दर्द है भाई मंजिल का वन शॉट बनाने में, हालत खराब हो जाती है। हाँ, 6 चैप्टर मेरे पास है, 12वीं क्लास का। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न है, और ईएमआई एसी है, वेव ऑप्टिक्स है। हाँ बताओ भाई। 8 तारीख को टेस्ट में, संडे को शाम तक मिल जाएगा, ठीक है ना? संडे को शाम तक 8 तारीख के टेस्ट के लिए 250 क्वेश्चंस का टाइप होने के लिए दे दिया है। 250 क्वेश्चंस है। हाँ, पूरे मिक्स, पूरे मिक्स, ठीक है ना? टॉपिक भी मेंशन है, किस टॉपिक का, इस टॉपिक का, इस टॉपिक का। हो गया भाई। हमको लग रहा है कि टॉन्सिल हो गया है, बहुत गले में बहुत दर्द हो रहा है, अब जाके दिखाएंगे यार डॉक्टर यार। चले आगे बढ़े। हो गया।
कल तो कोई टेस्ट है नहीं, कल क्लास है एमडी सर का, कल सोना है। हाँ एमडी सर का क्लास है और सुधांशु सर का भी है, वीटी सर का भी है। बोले थे ना वीटी सर नहीं लेंगे, मेरा नहीं है भाई। वीटी सर नहीं लेंगे, आज वीटी सर का बर्थडे है, इसीलिए आज आए नहीं है, आएंगे भी नहीं। स्पेशल डे विथ स्पेशल वन। है है क्या चीज आप लोग का? मुझे? अरे बड़े लोग के साथ गए हैं यार वो, पता नहीं वो यहाँ है भी कि नहीं। भाई 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 आगे चले, जल्दी लिख भाई जल्दी लिख। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, आंखों में कैसी नमी है। आहा हा हा, आहा, आहा हा हा, उनको कसाया आसमां पे छाया, तुम्हें हंसाया। दो टॉपिक्स मेजर मेजर बचे हैं इसमें, हाँ? एक पेंडुलम बचा है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम बचा है। एक मंडे को खत्म करेंगे और एक ट्यूसडे को, फिर वेंसडे से शुरू करेंगे वेव्स। हाँ नहीं लेक्चर पढ़ने वाले हैं ना, मंडे से तुम लोग का शेड्यूल चेंज होने वाला है। मंडे से लेक्चर्स का टाइमिंग 2 घंटे का होने वाला है, हफ्ते में 3 दिन 2 घंटा, 3 लेक्चर्स, हफ्ते में 3 दिन 4 लेक्चर्स। हाँ टाइमिंग वही, टाइमिंग बढ़ जाएगा, 2 बजे तक हो जाएगा। 8 बजे ही आएंगे। हाँ क्या चीज? 8 बजे 8 बजे, 8 बजे से 2:30 बजे तक। हमारा इंस्टीट्यूट नहीं है, वरना हम तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाती, जो शेड्यूल पहले चल रहा था वो चेंज नहीं किए होते और सैटरडे छुट्टी नहीं किए होते। जो 3 महीना 4 महीना सैटरडे की छुट्टी एंजॉय हुआ है ना, वो जहर था वो। अगर वो सैटरडे का छुट्टी यूटिलाइज हो गया होता, अगर सैटरडे क्लास चल गया होता, तो इस समय हम 12वीं क्लास पढ़ रहे होते। और 15 दिन गर्मी में जो गायब हुआ था वो अलग। फिर इधर मान लो छठ दिवाली, वो तो जाना ही था, वो तो जाना ही था, उसका तो तुम नहीं रोक सकते, वो तो हर हालत में जाना था। और ये जो शेड्यूल चेंज हुआ ना, 8 बजे से 1:30 बजे वाला, 8 से 1 है ना, ये गजब खतरनाक शेड्यूल बन गया। वैसे 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट जबरदस्त पढ़ाते थे मस्त। चले आगे बढ़े हो, जल्दी लिखो यार, एक क्वेश्चन लिखो। अगले साल जम्मू क्या करने, जम्मू भाई? वीजा कटवाने? मैम से पढ़ने विद्यापीठ में? कौन से मैम से? प्रिया पांडे मैम से? ये कौन है भाई? हैं? अनुष्का मैम, अच्छा। हाँ हाँ क्या? अनुष्का मैम का? ठीक है, उम्र समय है, देखो। कल अचीवर्स वाले बैच में एक लड़का है, कह रहा सर एक बात बताएं,
मैं कहा बता। कह रहा नहीं सर नहीं बताएंगे। मैं कहा आप बोल दिया तो बता ही दे। तो कह रहा है वो जब मैम गार्डिंग करने के लिए आ जाती है ना तो मेरा पेपर खराब हो जाता है। मैं कहा गधेड़े, कंट्रोल कर ले। प्रियांशु तेरे साथ भी ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ प्रियांशु, होना चाहिए लेकिन। अरे चले भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM. A particle is performing SHM. Find the time. Find the time when. Find the time when the ratio of their kinetic energy. When the ratio of their kinetic energy and potential energy. Kinetic energy and potential energy is 3:1. बताओ। टाइम भी बताना, एम्पलीट्यूड भी बताना। कितना आ रहा है? T/6। अब बताओ एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड। What will be the amplitude? What will be the amplitude? T/, पहले वाले का पोजीशन A/2। पोजीशन A/2। पोजीशन A/2। हाँ ठीक तो है यार। अबे तुम लोग इतना दिमाग लगाते हो यार, थोड़ा सोचो। थोड़ा, हर बार पेन नहीं चलाना होता है, थोड़ा दिमाग पे जोर दो। tan² ω t है।
रेशियो किसका? पोटेंशियल टू काइनेटिक का। पोटेंशियल टू काइनेटिक का। अब तुम जब पेन चलाए रहोगे तो तुमको फॉर्मूला याद रहेगा कि पोटेंशियल टू काइनेटिक का रेशियो है tan स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर ओमेगा टी। ये बराबर है किसके? तुमको किसका किसका रेशियो दिया? काइनेटिक का। और तो मतलब 1/3 हो गया, उल्टा हो गया, मतलब tan ओमेगा टी हो गया तुम्हारे पास 1/√3। कब होता है tan थीटा 1/√3? 30 डिग्री, पाई/6 पे ना। तो पाई/6 पे एम्पलीट्यूड a/2। अबे 30 डिग्री पे एम्पलीट्यूड a/2। काहे पेन चला रहे हो यार? हम कह रहे हैं तुमसे जो भी सवाल पूछेगा वो बस केवल 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस फिक्स है, इतना ही पूछेगा। अब मान लो हम तुमसे सवाल दें, हम तुमसे सवाल कहें, सुनो भाई इधर, हम तुमसे कहें कि तुम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ व्हेन द एम्पलीट्यूड इज a/√2। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज a/√2 क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एम्पलीट्यूड इज, एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना है? सॉरी, एम्पलीट्यूड कितना है? 1/√2। कितने एंगल पे? 45 ना। और रेशियो क्या? tan स्क्वायर ओमेगा टी है। ओमेगा टी की जगह 45 डिग्री डाल दो। अरे थीटा बराबर ही तो ओमेगा टी होता है। तो tan 45 का वैल्यू 1। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अरे हो गया कि नहीं हो गया? समझे कि नहीं? कुछ पल्ले पड़ रहा? वैसे तो ये तुम्हारे पास जनरल तरीका है, तुम ऐसे लगा सकते हो। तुमसे अगर मान लो सवाल पूछे कि बताइए 3T/4 पे क्या रेशियो होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी? 3T/4 पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा? तो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना? क्या पढ़े हो? tan स्क्वायर ओमेगा टी। तो tan ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो? 2π/t। और t की जगह मैंने क्या बोला? 3T/4। इससे ये कट गया क्या? 2×2=4। तो ये क्या हो गया भाई? tan 3π/2। मतलब ये समझ रहे हो कितना एंगल है? हाँ भाई, हाँ फाइनली सब पे स्क्वायर लगा दो। 3π/2 का मतलब समझ रहे हो? 270। क्या 270? क्या रेशियो क्या होगा 270 पे? क्या होगा 270 पे? यहीं खेला जाएगा। ये पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक है। tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। अगर यही काइनेटिक अपॉन पोटेंशियल पूछ देता तो क्या लिख लेते? 0। इसी में खेल जाएगा। एक ऑप्शन 0 होगा, एक ऑप्शन इनफाइनाइट होगा। बहुत ध्यान से नहीं लगाओगे सवाल गलत हो जाएगा। अरे क्लैरिटी है? अगला टॉपिक लिखिए, सिंपल पेंडुलम। रुक जा, एक और बात बची है, एक और बात। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखे हैं जी? दो फॉर्मूले लिखे हैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या? 1/2 k a² - x²। पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k x²। क्या हम यू नॉट जोड़ सकते हैं? अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ है तो यू नॉट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी 1/2 ka² प्लस यू नॉट। अरे क्लियर है? अच्छा, ये सब एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 1/2 ka² साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अरे क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन कॉस स्क्वायर, यस, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k² साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यू नॉट। अगर कंसीडर किया है यू नॉट तो यू नॉट रहेगा, नहीं किया है तो नहीं रहेगा। ओवरऑल एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात करोगे तो क्या होगा? 1/2 ka² प्लस यू नॉट। बोलो हाँ कि ना? अरे यहां तक कहानी क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो, ये तुम्हारे पास हो गया। अब इसी में एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं?
एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात बता दें आपको, के एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज होता है, याद रख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जब आप एवरेज निकालते हैं ना, तो 1/2 आता है। एक कंप्लीट साइकिल में कितना आता है? 1/2। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 1/4 के ए स्क्वायर। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ये भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों का 1/2 होता है, तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी 1/4 के ए स्क्वायर। कॉमन सेंस तुम लगा के ये सोचो कि टोटल एनर्जी कितनी है? 1/2 के ए स्क्वायर। एवरेज की बात करोगे तो जितना काइनेटिक है उतना ही पोटेंशियल है। अरे है कि नहीं है? जितना काइनेटिक उतना पोटेंशियल, तो क्या लिख दोगे? काइनेटिक भी टोटल एनर्जी का आधा और पोटेंशियल भी टोटल एनर्जी का आधा। क्लियर है? इसको बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो टोटल एनर्जी कितना रहेगा? 1/2 के ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी बराबर 1/2 के ए स्क्वायर। हो गया, नोट कर लो इसको, लिख लेना एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। पेंडुलम अब अगली वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे।